हेलो, राम राम सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो अपने पास में हाफ ईयरली के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है अपने पास में वास्तविक संख्या है, इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो इससे पहले जो है आपको इसमें से 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं टोटल, तो वो आपको पता रहनी चाहिए। वो फिर फॉर्मेशन में आपको बता दूंगा। ये सबने पढ़ने से पहले जो है वो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है HCF एंड LCM से। HCF LCM जो है हमें निकालना आना चाहिए। इसी के अंदर जो है अपने पास में एक फॉर्मूला होता है दो संख्याओं के लिए, अगर उनका HCF LCM है, HCF LCM और LCM जो है वो दोनों संख्याओं के अंदर रिलेशन जो है इसके लिए अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो है HCF और LCM निकालना ही सीखेंगे। जो पहले के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपने पास में पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 95 और 152 है, इसका जो है वो LCM और HCF ज्ञात करना है आपको। तो ये करने से पहले जो है वो आपको जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने आनी चाहिए, अभाज्य गुणनखंड करने आनी चाहिए। अब अभाज्य गुणनखंड मैंने बोला है, अभाज्य गुणनखंड, इसका मतलब यहाँ पे जो हम संख्याएं काम मिलेंगी वो कैसी संख्याएं काम मिलेंगी, अभाज्य संख्याएं काम मिलेंगे, है ना। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तो आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होगा, पहले भी आप जो है वो पहली क्लास में सीख के आए हैं। तो 95 का जो है वो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो पहले इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 19 बार जा रहा है। 19 5 95 होता है। अब अपने पास में पता है कि 19 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें किसी और का भाग नहीं जाएगा, 19 का ही भाग जाएगा। अब देखो इसके अंदर जो है वो अपने पास में 152 है, तो इसमें पहले 2 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 7 और 6 बार चला जाएगा, फिर वापस से 2 का भाग चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा बताइए, पहले जाएगा 3 बार, फिर 8 बार चला जाएगा, फिर वापस से 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 19 बार, फिर वापस से 19 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है ना। ये अपने पास में 2024 के अंदर जो है एक क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस एग्जाम जो थी आपके उसके अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद में सबसे पहले लिखेंगे 95 का अभाज्य गुणनखंड अपने पास में क्या आया बताओ, 5 × 19 आया। ठीक है ना। इसी तरह इसके नीचे जो है लिखेंगे 152 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आया बताओ, 2 × 2 × 2 × 19 आया। ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसका HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसके अंदर क्या क्या कॉमन है। 5 मुझे बताओ यहाँ है तो यहाँ नहीं है ना, ओनली एक ही संख्या कॉमन है, और वो क्या संख्या है बताओ, 19 कॉमन है ना। तो यहाँ से इसका HCF कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ऐसे ही इसका LCM निकालना है। LCM निकालना है तो अपने पास में ये देखना है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या आई है और वो अभाज्य संख्याएं सबसे ज़्यादा बार कहाँ आई है। जैसे इन दोनों के अंदर जो है अभाज्य संख्या, एक अपने को 2 दिख रही है, एक 5 दिख रही है और एक क्या है 19 है। तो मुझे बताओ 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बार इसी में आई है, 152 में कितनी बार आई है वो लिख लेना आपको। 2 × 2 × 2 × 5 एक बार आया है, 5 एक बार आ गया। 19 कितनी बार आया है, 19 भी एक बार आया है। ठीक है ना। अब इनको गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजा 40, 40 को गुणा करेंगे हम 19 से तो 760 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से अपने पास में एक क्वेश्चन 100% आएगा कि आप HCF और LCM निकालिए। ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन जो है वो हम जो है स्कैप कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास में इसी तरह के और बाकी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अपने पास में आया हुआ है कि x की वैल्यू जो है वो x कोई नंबर है एक, है ना, उसकी वैल्यू, उसका अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना। और y के पास में अपनी वैल्यू जो है वो 2 × 3 × 2 है। अब इसमें आपको ये निकालना है कि इसका HCF कितना, HCF और LCM कितना होगा, है ना। तो मुझे बताओ x की जगह हम 2 कितनी बार है, 2 3 बार है, 2 × 2 × 2 है ना। 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 × 3 है। ऐसे ही y के अंदर जो है वो संख्या है वो कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 2 बार गुणा में। 3 कितनी बार गुणा में, आप कहेंगे 2 बार गुणा में। ठीक है ना। अब सबसे पहले HCF क्या हो जाएगा मुझे बताओ, जो कॉमन है, एक तो अपने पास में 2 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है ना। तो 2 कितनी बार कॉमन है, 2 बार कॉमन है। और देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे नहीं है, तो क्या कॉमन है यहाँ पे, ओनली 3 कॉमन है। तो यहाँ से 3 गुणा लिखेंगे, फिर यहाँ से वापस से एक 3 गुणा लिखेंगे। ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके ये अपने पास में HCF हो जाएगा। 2 2 = 4, 4 3 = 12, 3 = 36 हो जाएगा। ठीक है ना। ये अपने पास में HCF हो जाएगा। LCM निकालना है तो अपने पास में यहाँ बताइए कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आई है। एक तो 2 आई है और एक कौन सी आई है, 3 आई है। तो 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बार कहाँ आई है, आप बोलोगे x के अंदर आई है ना। 3 बार गुणा में आया है 2, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 × 2। ठीक है ना। फिर अपन देखेंगे 3 जो है वो सबसे ज़्यादा बार कहाँ आया है, 3 यहाँ भी 2 बार आया और यहाँ भी 2 बार आया है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार 2 ही बार आया है ना, किसी का भी आप ले सकते हैं। तो 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, दुआ कितना हो जाएगा बताइए, 72 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है अपने पास में आ सकते हैं। अब कभी कभी जो है वो 1 लाइनर क्वेश्चन आ जाता है। 1 लाइनर क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको पूछ लेता है कि 2 अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। जैसे कोई भी आप 2 अभाज्य संख्याएं ले लो, जैसे मैंने लिया 2 और मान लो लिया ये 5 लिया। ठीक है ना। कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF क्या होगा। तो मुझे बताओ 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 × 1। 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 1। अब अपने पास में HCF जो होता है वो क्या होता है बताइए। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। बताओ क्या कॉमन है दोनों में, एक कॉमन है। तो बताओ इनका HCF कितना होगा, 1 होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो है वो आपकी ऑप्शनल क्वेश्चंस में आ सकता है, ऐसे मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं इनके अंदर किए ना, 2 अभाज्य संख्या हैं तो उनका HCF कितना होगा। तो याद रखना 2 अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, हमेशा और हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर उनका पूछ ले मान लो LCM कितना होगा, तो LCM निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, देखते हैं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी और कितनी कितनी बार है। जैसे यहाँ पे जो दोनों अभाज्य संख्याएं 2 है, 2 कितनी बार है,
एक बार है, और 5 कितनी बार है, एक बार है। इसका मतलब अभाज्य संख्याएं अगर कोई भी दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ तो एक होगा, और एलसीएम निकालना है तो उन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो। जैसे मैं आपको बोलूँ बताओ 7 और 9 है, इनका एचसीएफ कितना होगा, तो इनका एचसीएफ आप निकालोगे तो कितना होगा बताओ, 1 होगा। और इनका एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है तो दोनों को गुणा कर दो, 7 गुणा क्या कर देंगे यहाँ पे 9 कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और देखो जैसे मैं आपको कहूँ कि 9 और 5 है, तो बताओ इनका एचसीएफ कितना होगा, आप जो है खुद से एक बार बोलो खुद से कितना होगा एचसीएफ इनका। वेरी गुड, कितना होगा 1 होगा। और ऐसे ही अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूँगा तो बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं उनका एलसीएम निकालना है तो उन दोनों को गुणा कर दो आप, 9 गुणा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में एचसीएफ और एलसीएम निकालने का आ सकता है। इसी के अंदर जो है वो दूसरा टाइप अपने पास में ये है कि आपको कभी भी कोई दो संख्याएं दे रखी हो, जैसे एक संख्या ए दे रखी हो, दूसरी संख्या आपको क्या दे रखी हो, बी दे रखी हो, और पूछ ले इनका कुछ एलसीएम दे रखा हो और इनका कुछ एचसीएफ दे रखा हो। अगर दो संख्याएं अपने पास में हैं, एक जो है वो संख्या ए है, एक संख्या बी है, और उनका एलसीएम दे रखा है और उनका एचसीएफ भी दे रखा है ना, तो इसका अपने पास में एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन 100% कभी कभी जो है वो आपको पूछ लिया जाता है, पूछ लिया नहीं जाता है, ऐसे अल्टरनेट डेज अल्टरनेट ईयर जो होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन पक्का बनता है, यानी एक साल छोड़ के दूसरे साल ऐसा क्वेश्चन आता ही है। तो आपको इसमें जो है वो एक चीज़ याद रखनी है, वो चीज़ क्या है, जो दोनों संख्याएं होगी उन दोनों का गुणा जो होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ की। अब आप मुझे इसमें से देख के बताओ यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप बोलोगे सर 4 चीज़ें हैं, दो तो अपने पास में संख्याएं हैं, एक एलसीएम है और एक एचसीएफ है। इसमें से आपको 3 चीज़ें जो है वो आपको दे देंगे और चौथी चीज़ जो है वो आपसे पूछ लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, एक दो संख्या हैं जिनका एचसीएफ जो है आपको दे रखा है 27 दे रखा है, और इनका एलसीएम जो है वो 162 दे रखा है, 162 दे रखा है ना। इनमें से आपको एक संख्या दे रखी है, तो जो भी संख्या दे रखी हो ना उसको आप ए मान लेना, वो संख्या कितनी है 54 है। तो आपको दूसरी संख्या जो है वो पता करनी है, तो दूसरी संख्या को आप मान लो बी मान लो। ठीक है ना, अब आपको जो है ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले के अंदर जो है हम वैल्यू पुट कर देंगे और अपना आंसर जो है वो आ जाएगा। बताइए क्या फॉर्मूला होता है, उन दोनों संख्याओं को अगर मैं गुणा करूं तो मेरे पास में आना चाहिए एलसीएम गुणा एचसीएफ आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ वो दो संख्याएं कौन कौन सी है, पहली संख्या तो 54 है और दूसरी संख्या आपने को क्या करनी है, पता करनी है। बराबर में एलसीएम दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है। आप बोलोगे कितना दे रखा है बताओ, 162 दे रखा है। एचसीएफ दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है। कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे है ना। अब देखो ये 54 जो है इधर गुणा के अंदर है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 162 गुणा कितना हो जाएगा 27 बटे कितना हो जाएगा 54। 27 से ये कितना कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार, 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा बताओ, 81 बार कट जाएगा। तो मुझे बताओ दूसरी संख्या कौन सी आ गई, 81 आ गई। ठीक है ना, अब इसमें ये एक टाइप का क्वेश्चन है ना। अब इसमें कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, जैसे आपको ए और बी दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ लेगा। इनमें से कोई भी जो है 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें आपको दे देगा और एक चीज़ जो है आपसे पूछ लेगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। और इस टाइप के तो अपना जो है वो पहला और दो क्वेश्चन, 2 फॉर्मेट जो है वो पूरे होते हैं। बताओ कौन कौन से 2 फॉर्मेट है, एक तो आपको एचसीएफ है और एलसीएम निकालना जो है वो आना चाहिए। ठीक है ना, और इसी के अंदर जो है वो दूसरा फॉर्मेट जो बनता है ये वाला क्वेश्चन का बनता है। ठीक है, तो आप याद रखना। और बाकी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या आ सकता है, दशमलव प्रसार आ सकता है। ठीक है ना, जैसे दशमलव प्रसार कैसे, जैसे आपको ये बोल देगा कि एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन एक करते हैं, 7/80 है ना, इसका दशमलव प्रसार बताइए। तो आप हमेशा याद रखना दशमलव प्रसार का मतलब ये होता है, जैसे मैं 5 को जो है 3 से भाग दूंगा ना। अब इसका भाग देने के बाद में पॉइंटों के बाद में या तो भाग रुक जाता है, या पॉइंटों के बाद में जो है भाग जो है वो क्या नहीं होता है, रुकता नहीं है। ठीक है ना, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, कोई संख्या जो है वो रिपीट हो जाती है। ठीक है ना, तो अगर भाग जाके कहीं रुक जाता है तो उसको दशमलव प्रसार जो है हम देखते हैं एक बार। दशमलव प्रसार अगर भाग रुक जाता है तो उस दशमलव प्रसार को बोलते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं, शांत। और एक जो है वो अगर भाग नहीं रुकता है, भाग देने के बाद में भी, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अशांत में अपने पास में 2 टाइप के दशमलव प्रसार होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं, है ना। तो इसके अंदर अशांत होने के बाद में भी एक तो पॉइंटों के बाद में जो है वो सेम नंबर रिपीट हो, जैसे ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है ना, जैसे इसमें आप जब भाग दोगे ना तो इसका आंसर आएगा 2.6666, ऐसे चलते ही जाएगा ये 6 है ना। इसका मतलब हुआ कि ना आप पॉइंटों के बाद में जो है वो एक फिक्स नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, या तो नंबर रिपीट हो रहा है या फिर बंच ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है। बंच ऑफ नंबर रिपीट होने का मतलब कैसे है, जैसे कोई भी 2 संख्याएं 3 संख्याएं ऐसे रिपीट हो रही हैं। ठीक है, जैसे हम 22/7 है, इसका दशमलव प्रसार जब हम करेंगे तो 3.1428557, फिर ये चलता जाएगा 1428557, 1428557 ऐसे से। इसका मतलब यहाँ पे तो देखो एक सिंगल नंबर रिपीट हो रहा था और यहाँ पे जो है वो बहुत सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1428557, 1428557, ऐसे ये 6 नंबर जो है वापस से ऐसे रिपीट होते जाते हैं ना। तो इसका मतलब है एक में तो जो है वो रिपीट होते जाएंगे और कैसे सेम नंबर रिपीट हो जाएंगे। ठीक है ना, और अगर जैसे हम √2 निकालते हैं ना तो उसका आंसर 1.414 ऐसे करके चलता ही जाता है, चलता है। इसके अंदर जो है वो कोई भी नंबर वापस से रिपीट नहीं होता है। ठीक है ना, आप निकाल के देखना √2 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है ना, नंबर चलते जाएंगे, 6 5 4 5 है ना, ऐसे 3 1 4। इसका मतलब पॉइंट के बाद में जो है नंबर जो हो रहे हैं वो भाग रुक भी नहीं रहा है और जो है वो वापस से नंबर क्या नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, तो एक में रिपीट हो रहे हैं और एक में रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, तो जिसमें रिपीट होते हैं उसको बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं, आवर्ती। और जिसमें रिपीट नहीं होते हैं उसको बोलते हैं अनावर्ती।
क्या बोलते हैं? अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं होना। आप हमेशा याद रखना, अशांत अनावर्ती जो है ओनली और ओनली किसका होता है? अपरिमेय संख्याओं का होता है। किसका होता है? अपरिमेय संख्याएं जो है उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावर्ती होता है। और जो अपने पास में परिमेय संख्याएं उनका या तो शांत होगा या फिर कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है ना? तो हम देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो अपने पास में कैसे होने वाला है। तो सबसे कुछ नहीं करना, इसमें जो नीचे वाला जो नंबर है ना, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसमें जो है आपको करना है हर का अभाज्य गुणनखंड। हर का क्या करना है बताओ? अभाज्य गुणनखंड। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आए या फिर 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों साथ में आ सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर 2 और 5 आए ना, तब तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बताओ? शांत होगा। अदरवाइज उसका दशमलव प्रसार 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आए, है ना, कुछ और नंबर भी आए 2 और 5 के अलावा, इसके अलावा कुछ और नंबर भी आता है अपने पास में, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बताओ? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है ना? देखिए जैसे इसका पूछा है आपको, तो सबसे पहले क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है, 80 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है ना? पहले 2 का भाग जाएगा 40 बार, फिर वापस से 2 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा? 20 बार, फिर वापस से 2 का भाग 10 बार, फिर वापस से 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार, फिर 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक है ना? तो बताओ 80 जो है उसमें 2 कितनी बार गुणा में आया? 4 बार गुणा में आया, है ना? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 5 कितनी बार गुणा में आया? 1 बार गुणा में आया। ठीक है ना? तो यहाँ देखेंगे आप कि ना इसका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होने वाला है। यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड में हर का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें या तो 2 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है ना, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बताओ? शांत होगा। कैसा होगा दशमलव प्रसार इसका? शांत होगा। अब शांत निकालने के लिए वो जो है वो हम तरीका जो है वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास में जो टाइम जो है वो बहुत कम है। ठीक है? हमें बहुत सारी चीज़ें जो है अभी आज ही 2 ही दिन में जो है वो क्या करनी है? रिपीट करनी है। ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपके पास में ऐसे आ सकता है। ठीक, और जो है वो थर्ड क्वेश्चन जो है वो अपने पास में कैसे आएगा? थर्ड क्वेश्चन, इसमें 4 ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना? थर्ड क्वेश्चन आएगा अपरिमेय सिद्ध करने वाला। तो आप अपरिमेय सिद्ध करने वाले में 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको दोनों ही टाइप बता देता हूँ। ठीक है ना? एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, सेम फॉर्मेट है, आपको वही फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना है। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट जो है अपने पास में बनेगा नहीं। ठीक है? उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। ठीक है? जैसे मैं कोई भी एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे √5 है। अब यहाँ पे √5 है, √2 है, √3 है ना? ऐसा कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो वो जो है अपने पास में जो है आगे जो है हम देख लेंगे। ठीक है ना? आपको सेम ही प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो जैसे ऐसे लिखा होगा कि इनको जो है वो अपरिमेय सिद्ध कीजिए। ठीक है ना? तो हम आंसर के अंदर ये का ये फॉर्मेट जो है वो आपको रट लेना है। ऐसे मैं कहूँ तो रटना मतलब एकदम एज इट इज़ फॉर्मेट जो है आपको एग्जाम में करके आना है। और वो फॉर्मेट क्या है? यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे, है ना? माना, क्या माना बताओ? √5 जो है वो एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। √5 को एक परिमेय संख्या मानना है। उसके बाद में अगर ये परिमेय संख्या है, अतः इसे जो है किस रूप में लिखा जा सकता है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना? तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब आपने पढ़ा होगा, है ना, कोई भी जो परिमेय संख्या है उसको जो है वो परिमेय संख्या होने के लिए जो है अपने पास में 3 शर्तें होनी चाहिए। ठीक है ना? तो √5 जो है इसको हम क्या लिख देंगे बताओ? P/Q, और इसके बटे में लगा देंगे 1, है ना? अब यहाँ पे 3 शर्तें कौन कौन सी है? सबसे पहली शर्त है कि P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बताओ? पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक। वेरी गुड। सेकंड जो है अपने पास में क्या है? P और Q दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनके अंदर कोई भी एक तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तीसरी संख्या के कैसे? जैसे मैं आपको बोलूँ 6 और 9 है, क्या इसमें कोई ऐसी संख्या है क्या जो दोनों को विभाजित करती हो? बिल्कुल है। 3 का भाग 6 में भी जाता है और 9 में भी जाता है। इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है ना? जैसे मैं आपसे पूछूं बताओ 9 और 10, क्या कोई ऐसी संख्या है जो 9 को भी विभाजित करे और 10 को भी विभाजित करे? नहीं, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग 9 में भी जाता हो और किस में जाता हो? 10 में भी जाता हो। ठीक है ना? जैसे मैं आपसे पूछूं बताओ 18 और 12 है, ये सहअभाज्य संख्या है क्या? देखो बताओ कोई ऐसी संख्या है कि जो 18 को भी विभाजित करती है और 2 को भी? बिल्कुल है। एक तो 2 है, देखो 2 का भाग दोनों में जाता है। 3 है, 3 का भाग भी जाता है। 6 है, उसका भाग भी जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ तो बहुत सारी संख्याएं आ गई है ना, तो कुछ भी इन दोनों के अंदर कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? बट यहाँ तो कॉमन है, बहुत सारे कॉमन है, 2 है, 3 है, 6 है ना, ये जो है वो सारे कॉमन है। तो ये भी क्या नहीं है? सहअभाज्य संख्याएं नहीं है ना? तो ऐसी 2 संख्याएं जिसमें किसी तीसरी संख्या का भाग जो है वो नहीं जाता हो। ठीक है ना? किसी तीसरी संख्या का दोनों में भाग नहीं जाता हो, एक में तो जा सकता है। जैसे 9 में जो है किस किस का भाग जाता है? 3 का भाग जाता है। 10 में किसका भाग जाता है? 2 का जाता है, 5 का जाता है। ठीक है ना? पर दोनों संख्याओं में जो है वो किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है ना? तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं बताओ? सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। थर्ड वाला जो है वो अपने पास में है कि जो नीचे अपने पास में हर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलो, तो अपने पास में जो पॉइंट आएगा लास्ट में ऐसे आएंगी, ये संख्याएं जो है वो सहअभाज्य नहीं आएंगी। ठीक है? अब इसको दे देना समीकरण नंबर 1। फिर क्या करेंगे बताओ? समीकरण 1 का क्या करेंगे? वर्क करेंगे। ठीक है ना? समीकरण 1 का क्या करेंगे? वर्क करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ? 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? P² / Q², बटे में कितना हो जाएगा? 1। इस Q² को यहाँ लेके आओ और P² को नीचे लेके चले जाओ। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा P² बटे में तो कितना हो जाएगा? 5। ऐसे वज्र गुना करेंगे ना, ये Q² यहाँ आ जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखा है? P² बटे 5 बराबर में क्या लिखा है? Q²। इसका मतलब P² जो है किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। तो क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे? चूंकि
पी स्क्वायर किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है, ठीक है, 5 से विभाजित है। अगर ये 5 से विभाजित है तो क्या करेंगे बताओ? पी भी किससे विभाजित होगा? पी भी 5 से विभाजित होगा। क्या आप मुझे इसका रीज़न बता सकते हैं क्या कि बताओ पी स्क्वायर अगर जो है वो 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित क्यों है? इसका मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर समझ आता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आता है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने को जो है ये फॉर्मेट जो है वैसा कैसा याद करना है। देखो, मैं अगर कोई कहता हूँ कि अगर कोई संख्या जो है वो किसी से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या से विभाजित होती है, इसका मतलब उस संख्या के अंदर अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो संख्या आएगी ना। जैसे मैं आपको कहूँ 6 जो है वो 2 से विभाजित है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कहूँ कि 18 जो है किस किस से विभाजित है, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लो आप, 2 गुणा 3। तो इसमें जितने भी फॉर्मेशन होते हैं, एक तो 2 से विभाजित होगी, एक 2 गुणा 3 है उससे भी विभाजित होगी, 2 गुणा 3 से विभाजित होगी, 3 गुणा 3 से विभाजित होगी, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याओं से अब मैं आपको कह रहा हूँ कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा याद रखना उसमें संख्याएं जो है वो 2 बार आएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? कैसे नहीं समझ पाए है ना सर, हम आपने क्या बता दिया ये, ठीक है ना। जैसे ये 6 लिखा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 6 का स्क्वायर करूँगा, ठीक है ना, 6 का स्क्वायर करते हैं ना, इन दोनों का भी स्क्वायर होगा अपने आप ही, ठीक है ना। तो ये 6 जो है वो 2 बार गुणा में होगा ना। अब यहाँ पे भी 2 जो है वो कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। 3 भी कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? जैसे कोई भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो जो संख्या होती है अभाज्य संख्या होती है वो स्क्वायर करते ही 2 बार आ जाती है। अब मुझे बताओ, जैसे मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे जो अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, ठीक है ना। तो स्क्वायर के अंदर अगर एक संख्या अभाज्य संख्या है तो उसके जैसी अभाज्य संख्या और होगी एक, तो देखो 2 जो है वो कितनी बार है? 2 बार है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे अभाज्य संख्या 1 5 है तो वो स्क्वायर के अंदर हमेशा जो है 5 कितनी बार होगा? मुझे बताओ। 2 बार होगा। कितनी बार होगा? 2 बार। तो अभाज्य संख्या हमेशा स्क्वायर के अंदर जो है वो 2 बार आती है। अगर स्क्वायर में 2 बार है तो इसका जो है वो अगर अंडर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो 2 बार है तो अंडर रूट लेके जैसे ही संख्या आएगी उसमें 1 बार बचेगा, ठीक है। अगर समझ आया तो ठीक बात है, नहीं समझ में आया तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये लाइन जो है वो याद रखनी है और ऐसी किसी लाइन जो है वो आपको लिखनी है, ठीक है। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। अब पी 5 से विभाजित है तो पी बराबर में हम क्या लिखेंगे? 5, और मान लेते हैं ये गुणा के अंदर इसमें आर है, ठीक है ना। पी को जो है वो 5 से, देखो पी को जो है वो 5 से विभाजित किया और मान लेते हैं ये आर बार आया, ठीक है ना, आर बार इसमें भाग गया, तो पी बराबर में क्या लिख देंगे बताओ? 5r लिख देंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पे पी बराबर 5r, ठीक है ना। इसको दे देना समीकरण नंबर 2, इसको दे देना समीकरण नंबर 3। अब 3 से जो है ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखिए, तो क्यू स्क्वायर पी की जगह कितना रखेंगे बताओ? 5r स्क्वायर बटे 5। देखो पी की जगह कितना रखना है? 5r रखना है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 25r स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा? 5। बताओ ये कितनी बार कट गया? 5 बार कट गया, तो 5r स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। यहाँ से क्या आया बताओ? क्यू स्क्वायर बराबर में कितना आया? 5r स्क्वायर। 5 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो क्यू स्क्वायर बटे कितना आ गया? 5 बराबर में कितना आया? r। वापस से वही बात हो गई। क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्यू स्क्वायर 5 से, हाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या लिखेंगे बताओ? क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना। क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब लास्ट में देखो है ना, अपन ने क्या यहाँ पे क्या आया? पी 5 से विभाजित है और क्यू भी किससे विभाजित है बताओ? 5 से विभाजित है। इसका मतलब दोनों संख्याएं किससे विभाजित हो गई? 5 से विभाजित हो गई। और हमने क्या माना था कि दोनों संख्याएं कैसी हैं? सहभाज्य। सहभाज्य मतलब दोनों संख्याओं में किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। बट यहाँ तो ये आ रहा है कि ना पी में भी 5 का भाग जा रहा है और क्यू में भी किसका भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है ना। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे बताओ? पी व क्यू दोनों किससे विभाजित है? दोनों 5 से विभाजित है। और दोनों 5 से विभाजित है, दोनों 5 से विभाजित है, तो बताओ क्या लिखेंगे? चूंकि पी व क्यू दोनों 5 से, इसलिए पी व क्यू सहभाज्य संख्याएं नहीं है, है ना, सहभाज्य नहीं है। और सहभाज्य नहीं है तो ये क्या नहीं होगी बताओ? परिमेय भी नहीं होगी। अतः अंडर रूट 5 जो है वो एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अंडर रूट 5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो आएगा आपके, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर जो है वो दूसरा टाइप के क्वेश्चन अपने पास में बनता है, और वो क्वेश्चन कैसा है? वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि आपको जो है प्रूव करना रहेगा कि बताइए कि 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 है, इसको जो है वो सिद्ध कीजिए कि ये अभाज्य से है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध करना बहुत ईजी है अपने पास में। सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे, आंसर के अंदर क्या लिखेंगे कि माना 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? अतः इसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 बराबर में क्या लिखेंगे हम? p बटा क्यू लिखेंगे, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से एक फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो आनी चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है ना। और वो कैलकुलेशन क्या है? इधर जो है वो आप क्या रखेंगे? ओनली और ओनली इधर क्या रखेंगे? अपरिमेय संख्या रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये 3 जो है इधर किसका है? प्लस का, उधर जाते किसका हो जाएगा? माइनस का।
यहाँ पे रहेगा 2√5 माइनस का, यहाँ पे कोई p/q माइनस ये 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3/1। इसको सोल्व करना बहुत ईजी है, 1 को p से गुणा करेंगे p हो जाएगा, आगे साइन माइनस का है माइनस, q को 3 से गुणा करेंगे 3q हो जाएगा, बटे में जो है वो q को 1 से गुणा कराया तो कितना हो गया q हो गया, ठीक है ना। आप देखो ये -2 जो है इधर क्या है गुणा में ही, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा √5 बराबर में p माइनस 3q है ना, और -2 जो है वो q से गुणा होकर -2q हो जाएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद में अब आपका जो है वो आंसर जो है वो ऑलमोस्ट आ चुका है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस से कौन कौन सी संख्याएं दिख रही है, एक तो p q -2 और 3 ये सब दिख रहा है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे p q 2 व 3 सभी कैसी संख्याएं हैं, सभी कैसी संख्याएं हैं मुझे बताओ, हाँ सभी कैसी संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं है ना, या फिर आप लिख सकते हैं सभी कैसी संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याओं को आप जोड़ो घटाओ उनका भाग दो है ना, तो हमेशा कैसी संख्याएं आती है परिमेय संख्याएं आती है, ठीक है ना। अतः p माइनस 3q बटे माइनस का 2q भी एक कैसी संख्या है बताओ परिमेय संख्या है, ठीक है ना, b क्या है एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है बट हम जानते हैं √5 तो कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे परंतु हम जानते हैं, भले ही जानो कुछ नहीं पर आपको लिखना है ना ठीक है, ये फॉर्मेट जो है आपको फॉलो करना है सेम, परंतु हम जानते हैं कि क्या जानते हो बताओ, वेरी गुड, क्या जानते हो √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या है बताओ अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और हम जानते हैं क्या, और क्या जानते हो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो यहाँ पे क्या लिखोगे अपरिमेय संख्या जो है वो कभी भी बराबर नहीं होगी, किसके बराबर नहीं होगी परिमेय संख्याओं के बराबर नहीं होगी, ठीक है ना। तो आगे क्या लिख दोगे बताओ 3 - 2 √5 एक कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें बस इतने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पे जो है वो अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो पूरा होता है, ठीक है। ऐसे ही हम जो है वो सेकंड चैप्टर के बारे में अभी जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर जो है वो अपने पास में क्या है, सेकंड चैप्टर बहुपद है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है, हर एक जो चैप्टर है जैसे फाइनल में जो आपके 1 से लेकर 4 तक जितने भी चैप्टर हैं ये 4-4 नंबर के हैं, पहला चैप्टर है उसमें भी 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सेकंड में से भी 4 नंबर के, थर्ड में से भी 4 नंबर के। सेकंड चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बता देता हूँ क्योंकि अपने जो है वो चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बहुपद है या नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखा होगा कुछ जैसे x² प्लस में y² प्लस में 2xy प्लस में z की पावर 1/3, ठीक है ना, ये पूछेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें चर कौन से हैं और अचर कौन से हैं, ठीक है ना। जैसे x y z ये सारे के सारे कैसे हैं, ये कैसे हैं बताओ चर है। तो आप तो बस इतना याद रखना, आपको पूछे कि ये बहुपद है या नहीं है ना, तो आप हमेशा ये याद रखना कि चर जो होती है उसकी जो घात होती है ना, इस पर डिपेंड करता है ये जो है बहुपद होगा कि नहीं होगा। ये घात जो है वो क्या होनी चाहिए बताओ, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बताओ, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब ये होता है 0 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे ये सारी संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ऐसी संख्याएं हैं इसकी घात में तब तो हम क्या बोल देंगे बताओ, ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इसको बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ ये जो है वो अपने पास में बहुपद है या नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है बताओ। यहाँ पे एक जो है अपने पास में चर है जिसकी घात कितनी है बताओ 1/3 है, तो ये क्या नहीं है अपने पास में बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास में ये आ सकता है कि बताइए कि ना इसकी जो है वो घात कितनी है। कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे देगा और उसकी पूछेगा घात कितनी है ना, तो आप घात जो है निकालना बहुत ईजी है। जैसे मैं आपको पूछूं x² प्लस में y² है ना, इसकी घात कितनी है, तो आप ये देख लो कि जो भी चर है अपने पास में उसकी अधिकतम घातांक कितनी है ना, उसकी अधिकतम पावर कितनी है। तो बताइए इसकी घात जो है वो कितनी हो जाएगी, इसकी घात इसके आपको पता है इसकी घात जो है वो अधिकतम घातांक कितनी है इसकी 2 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अलग अलग घात है तो उन पॉलिनोमियल को जो है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर किसी की घात 1 है तो उसको बोलेंगे हम रैखिक बहुपद, क्या बोलेंगे बताओ रैखिक बहुपद। अगर किसी की घात 2 है तो उसको क्या बोलेंगे बताओ द्विघाती बहुपद बोलेंगे, ठीक है ना। अगर किसी की घात 3 है तो उसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद बोलेंगे, ठीक है, त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। तो ऐसे करके जो है वो आगे चतुर्घाती पंचघाती ऐसे बहुपद बनते जाते हैं, पर मेनली जो है अपने को 3 ही याद रखने हैं। अब ये हमेशा याद रखना कि जो जितने घात का बहुपद होता है ना उसके उतने ही शून्य होते हैं। शून्य होने का मतलब क्या है, शून्य होने का मतलब एक ऐसी संख्या जो आप उसमें रखोगे तो उस पूरे पॉलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। जैसे मैं आपको बोलूँ बताओ ये जो है वो कैसा बहुपद है, बताइए ये कैसा बहुपद है, ये आप बोलोगे सर रैखिक बहुपद है, ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद है तो इसका शून्य कितना होगा, इसका एक ही शून्य होगा। तो है ना आपको कुछ नहीं करना, इसको जो है बराबर में 0 रख देना है, फिर x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी -2 आएगी। अब आप ये यहाँ पे रख के देखो है ना, x की जगह -2 रखोगे जैसे ही तो ये 0 बन जाएगा, देखो -2 + 2 0 बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही तो अगर रैखिक बहुपद है तो उसके कितने शून्य आएंगे, एक शून्य आएगी। शून्य तो समझ गए ना, ऐसी संख्या जिसको हम उस बहुपद में रखेंगे तो उस पूरे बहुपद की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, उसको हम शून्य बोलते हैं। तो रैखिक बहुपद का शून्य कितना होगा 1 होगा, द्विघाती बहुपद का शून्य कितना होगा 2 होगा। क्वेश्चन ऐसे जो है वो कभी कभी आता है ऑप्शन वाले में कि बताइए द्विघाती बहुपद के अधिकतम शून्यंकों की संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। तो उनके अधिकतम शून्यंकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। त्रिघाती बहुपदों के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, वेरी गुड, कितने हो सकते हैं 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। अब इसमें जो है वो आपके
सीधा सीधा सा क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जैसे एक कोई द्विघाती बहुपद दे रखा होगा, इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है और वो बनता है द्विघात बहुपद से, ठीक है ना। द्विघात बहुपद से बनता है तो या तो पूछ सकता है कि आप बताइए ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यक निकालिए, ठीक है, शून्यक निकालना पूछ सकता है। या फिर ऐसे एक क्वेश्चन आता है कि अगर दो जो है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे ये क्वेश्चन है 2x² प्लस में x प्लस में k, ठीक है ना। ये अपने पास में कोई भी एक बहुपद दे रखा है, x के अंदर बहुपद दे रखा है और ऐसे कह रखा है कि x बराबर 3 जो है इसका एक क्या है, शून्यक है। तो आपको जो है वो वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन जो है आने के बहुत चांसेस हैं और वो आएगा 1 नंबर का, ठीक है ना। एबेसेदम में इसी में से आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे बताओ। चूंकि x बराबर 3 एक शून्यक है, x बराबर 3 क्या है, एक शून्यक है। शून्यक होने का मतलब क्या है, अगर मैं x बराबर 3 यहाँ रखूंगा तो इस पूरे की वैल्यू कितनी बन जानी चाहिए, 0 बन जानी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे रखते ही क्या बन जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x बराबर 3 पर 2x² प्लस में x प्लस में k बराबर में कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। अब यहाँ रखो आप x बराबर 3 रखो तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में k बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस में 3 प्लस में k बराबर में कितना हो जाएगा, 0। 2 गुणा 9 कितना होता है, 18 प्लस में 3 प्लस में k बराबर में कितना हो जाएगा, 0। 18 और 3 कितना हो गया, 21, है ना। तो ये हो गया 21 प्लस में k बराबर में कितना हो जाएगा, 0। अब मुझे बताओ ये 21 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बताओ k बराबर में कितना आ गया, माइनस का 21 आ गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 है। चलो सेकंड टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड टाइप में किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसके शून्यक जो है वो अपने को ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो इसके शून्यक ज्ञात करने आपको सिखाए होंगे पहले भी, ठीक है, किस तरह से इसका शून्यक ज्ञात करते हैं। फैक्टराइजेशन विधि से हम, है ना, इसका गुणनखंड करके हम जो है क्या पता करेंगे, इसके शून्यक पता करेंगे, ठीक है। अब गुणनखंड करने जो है आपने सीखे होंगे पहले भी। चलो इसकी गुणनखंड करना बहुत इजी है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे x² माइनस 2x माइनस में 8 बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे और इसको जो है वो कंपेयर करेंगे, है ना। px बराबर में लिखेंगे और px द्विघात समीकरण से कंपेयर करेंगे ax² प्लस में bx प्लस में c, ठीक है ना। इससे मुझे बताओ x² के जो गुणा में होगा वो क्या होगा, a होगा, जो x के गुणा में होगा वो b और जो किसी के गुणा में नहीं होगा वो क्या होगा, c होगा। तो a बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, b बराबर कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, c बराबर कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। यहाँ से आपको पता करना है a और c को गुणा करना है। a की वैल्यू कितनी है, एक को गुणा करना है -8 से, एक को -8 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब आपको ना यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखनी है, जैसे यहाँ पे अगर माइनस दे रखा हो तो आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। माइनस करते वक्त हमेशा याद रखना, माइनस करते वक्त माइनस कब होगा, जब एक संख्या प्लस की होगी, एक संख्या किसकी होगी, माइनस की होगी, तब जाके माइनस होगा। अगर यहाँ पे प्लस लिखा हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है अपने पास में, प्लस लिखने पर 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। कैसे, अगर दोनों ही संख्या माइनस की है तो भी वो जुड़ जाएंगी, अगर दोनों ही संख्या प्लस की है तो भी क्या होगी बताओ, वो जुड़ जाएंगी, है ना। तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी, अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तो आपको क्या करना है, संख्याओं को जोड़ना है ना। वो बात की बात है कि वो दोनों संख्याएं माइनस की होगी या फिर दोनों संख्याएं प्लस की होगी। अगर वो दोनों संख्याएं जो है यहाँ पे माइनस लगा है तो वो दोनों संख्याएं किसकी होगी बताओ, माइनस की होगी। तो आपको ऐसी 2 संख्याएं बतानी है जिनको गुणा करने पर जो है वो कितने आने चाहिए अपने पास में, गुणा करने पर 8 आने चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ 8 जो है वो गुणा करने पर किस किस में आता है, तो आप बोलोगे सर 2 गुना 4 भी 8 होता है, 1 गुना 8 भी 8 होता है ना। तो 8 जो है वो कब कब आ सकता है, जब हम 1 को 8 से गुणा करेंगे तब भी 8 आएगा, ठीक है। 2 को 4 से गुणा करेंगे तब भी 8 आएगा। 4 गुना 2 वापस से नहीं लिखना है, 4 गुना 2 आ गया है ना। अब इन्हीं 2 पेयर जो है इनमें से एक ऐसा पेयर बताओ जिनको जो है वो माइनस करने पर 2 बच जाए अपने पास में। आप बोलोगे 4 में से 2 करेंगे हम माइनस तो 2 बचेगा, है ना। तो अपने पास में जो है ये दोनों, ये जो है अपने पास में आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो पेयर कौन कौन सा है, एक तो संख्या 2 होगी, एक संख्या क्या होगी 4। यहाँ पे क्या करना है आपको बताओ, माइनस करना है ना, माइनस करना है, इसका मतलब एक संख्या प्लस की होगी, एक संख्या किसकी होगी, माइनस की होगी, ठीक है। अब एक संख्या प्लस की होगी, एक संख्या माइनस की होगी, बताओ वो कैसे पता चलेगा कौन सी संख्या बड़ी है। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी हम माइनस करते हैं तो हमेशा आंसर जो है वो उस संख्या का साइन आता है जो संख्या बड़ी होती है। यहाँ पे मुझे बताओ आंसर किसका आ रहा है, -2 आ रहा है, इसका मतलब जो है नेगेटिव संख्या क्या है, वो बड़ी है। तो बताओ बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4, और वो कैसी होगी, माइनस की। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस का 4x और प्लस का कितना हो जाएगा 2x और माइनस में कितना हो जाएगा 8, बराबर में क्या लिख देंगे यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। वो आगे अपने को क्या करना है, आगे यहाँ से बताओ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x-4 बचेगा। आपको ये x-4 वापस ऐसा कैसा यहाँ लिख लेना है। आप देखना है यहाँ पे x का साइन कैसा है, प्लस का है, और यहाँ भी साइन कैसा है, प्लस का। यानी अगर यहाँ साइन चेंज ना हो
तब तो आपको लिखना है प्लस। अगर यहाँ साइन चेंज हो जाए तब यहाँ लिखना है माइनस। जैसे यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता, या फिर यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस होता। अब मुझे बताओ यहाँ पे ओनली एक्स रह रहा है, तो यहाँ से क्या कॉमन लिया है? ऐसा आप बोलोगे सर 2 कॉमन लिया है, बराबर में क्या लिख देंगे 0। अब देखो यहाँ से x-4 वापस से कॉमन आ रहा है, x-4 कॉमन आ रहा है। बताओ यहाँ से x-4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे? ओनली x और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2, बराबर में क्या लिख देंगे 0। अब यहाँ से 2 अपने पास में फैक्टर आ गए हैं। एक तो आ गया x-4 बराबर में 0, एक क्या आ गया बताओ x प्लस में 2 बराबर में क्या आ गया 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है ये 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2 आ जाएगी। तो आप जो है वो समझ गए होंगे, है ना। बीच में जो है वो ब्लर हो गया था शायद। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया था? x कॉमन लिया था तो x-4 बचा, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लिया, x-4 बचा, ठीक है। यहाँ से अगेन x-4 जो है वो कॉमन आ रहा था, यहाँ पे क्या बचा? x बचा, और यहाँ पे कितना बचा? 2 बच गया, ठीक है। तो x + 2 हो गया। एक बार x-4 को 0 रखेंगे, एक बार x + 2 को 0 रख देंगे। x + 2 को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2, और x-4 को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ गई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे देखिए इसी के अंदर जो है एक क्वेश्चन ऐसे आता है ना, जैसे पूछ लेगा आपको x² प्लस में 8x, है ना। इसके जो है वो शून्य पता करने हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा जिसमें तीनों के तीनों आपको दे रखे होंगे ना, तीनों a, b और c, ये तीनों नियतांक आएंगे। सेकंड क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसके अंदर c की वैल्यू जो है वो 0, सेकंड टाइप हो सकता है ये, है ना, सेकंड टाइप से बन सकता है। तो इसका जो है वो सोल्यूशन बहुत ईजी है। यहाँ से x² प्लस में 8x बराबर में क्या लिख देंगे 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बताओ? x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पे? x प्लस में कितना बचेगा? 8 बराबर में 0। तो एक बार तो x बराबर में 0 रख देंगे, एक बार x प्लस में 8 बराबर में 0 रख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 8, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो इसके 2 शून्य कौन कौन से हो गए? एक तो 0 हो गया, और एक क्या हो गया? माइनस का 8 आ गया। इसके 2 शून्य कौन कौन से आए थे? एक तो 4 आया था, एक क्या आया था? माइनस का 2 आया था। थर्ड टाइप से जो है अपने पास में क्वेश्चन आ सकता है, वो इस तरह से आ सकता है ना। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि x² माइनस में 3, इसके शून्य जो है वो आपको पता करने हैं, ठीक है ना। x² माइनस 3 के, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इसको मान लेंगे हम, ये कोई जो है एक बहुपद है px है। p का मतलब पॉलिनोमियल होता है, इंग्लिश में जो है वो बहुपद को पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसलिए हम लिखते हैं p। और यहाँ ब्रैकेट में वो चर लिखा जाता है जिसमें है, जैसे ये x में है तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल किस में है? x में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? px बराबर में क्या लिखेंगे? 0, ठीक है। अगर इसके शून्य पता करने, तो यहाँ से क्या हो गया? x² माइनस में 3 बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें ऐसे आना चाहिए था, x², पहले x² होना चाहिए था, फिर क्या होना चाहिए था? x होना चाहिए, और लास्ट में जो है वो अचर संख्या होनी चाहिए। पर देखो यहाँ से जो है ये बीच वाला x का पद नहीं है, इसमें x² का पद है और अचर पद है। इसको सोल्व करना बहुत ईजी है। आप इसको ऐसे लिखोगे x², और यहाँ पे जो भी लगाओ उसका अंडर रूट लगा दो आप, और उसका स्क्वायर कर दो। अंडर रूट लगा के स्क्वायर करेंगे तो वापस से अंडर रूट जो है वो हट जाएगा, और वापस से ये संख्या आ जाएगी। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बराबर में क्या लिख दोगे? 0। अब आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है बताओ? अगर ऐसा लिखा हो a² माइनस b², तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस b गुणा a माइनस b बराबर, ठीक है ना, ऐसे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट 3, और क्या लिख सकते हैं? x माइनस अंडर रूट 3 बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक बार तो हम क्या रख देंगे? x प्लस अंडर रूट 3 को 0 रख देंगे, और एक बार क्या रख देंगे बताओ? x माइनस अंडर रूट 3 को 0 रख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है ये अंडर रूट 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से अंडर रूट 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से जो है अपने पास में 2 वैल्यू आ गई है। एक तो कौन सी वैल्यू आई है? प्लस का अंडर रूट 3, एक कौन सी वैल्यू आई है? माइनस का अंडर रूट 3 आ गई। तो यहाँ से आपने क्या समझा बताऊँ? यहाँ से हमने ये समझा कि बहुपद के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा हमेशा और किसका आएगा? जैसे छोटे क्वेश्चन में ये बनेगा कि जो है वो द्विघाती बहुपद है, उसके अधिकतम जो है वो शून्य कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। त्रिघाती के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ दे दिया होगा कि जैसे 2x² माइनस में 3x है ना, और माइनस में k, इसका एक शून्य जो है वो मान लो ऐसे दे दे आपको, माइनस का 2 है, तो बताओ k की वैल्यू पता करनी है आपको, है ना। ऐसा दे दे, ठीक है ना। तो ऐसे दे दे तो आपको क्या करना है? यहाँ पे x की जगह आप कितना रखोगे? माइनस का 2 रखोगे, है ना, क्योंकि x बराबर -2 यहाँ पे क्या लिखोगे? चूंकि x बराबर -2, एक क्या है? एक इसका शून्य है। शून्य होने का मतलब क्या है? अगर मैं x बराबर -2 रखूंगा तो इस पूरे की वैल्यू क्या बन जानी चाहिए? 0 बन जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? x बराबर -2 पर 2x² माइनस 3x माइनस k बराबर में कितना होगा? 0। तो यहाँ x की वैल्यू रखो आप -2, तो -2 इसका स्क्वायर -3, और यहाँ पे -2 माइनस का k बराबर में क्या हो जाएगा? 0। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो ये हो गया 2 गुना 4, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 3 गुना 2 कितना हो गया? 6 माइनस k बराबर में कितना हो गया? 0। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस में 6 माइनस k बराबर में 0। 8 और 6 कितने हो गए? 14 माइनस k बराबर में 0। तो यहाँ पे माइनस k, ये 14 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो k बराबर में कितना आ जाएगा बताओ? 14 आ जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। आगे जो है वो आपको एक लास्ट में क्वेश्चन जो है वो लास्ट टाइप बचता है अपने पास में, और वो क्वेश्चन कैसे बचता है? वो क्वेश्चन हमेशा याद रखना, अगर अपने पास में, अब देखो ना, यहाँ से ना आपको एक चीज़ समझनी है। वो चीज़ क्या है? अगर अपने पास में एक द्विघाती बहुपद है ax² प्लस में bx प्लस में c
है ना, ये द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है तो बताओ इसके अधिकतम शून्य कितने होंगे? इसके अधिकतम शून्य 2 शून्य होंगे इसके ना। एक शून्य को मैं मान लेता हूँ अल्फा, दूसरे शून्य को मान लेता हूँ मैं बीटा, ठीक है ना। तो हमेशा यहाँ से याद रखना कि जो अल्फा प्लस में बीटा होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन में ए। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। और अल्फा इंटू बीटा होता है वो क्या होता है बताओ? सी अपॉन में ए। ये रिलेशन जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक जो है वो अपने पास में 2x² माइनस में 5x प्लस में 7, ऐसा ये द्विघाती बहुपद है। तो अगर इसके दो मूल जो है वो अल्फा और बीटा है, शून्य को दूसरा नाम मूल भी होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे बोले कि शून्य निकालो या मूल निकालो तो एक ही बात है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ अल्फा प्लस में बीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे अगर दो मूल हैं तो उनको जोड़ने पर माइनस का बी अपॉन ए आना चाहिए, और अल्फा गुणा बीटा ये कितना होना चाहिए? सी अपॉन ए होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे? ax² प्लस में bx प्लस में c। तो मुझे देख के बताओ a की वैल्यू क्या 2 है अपने पास में, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 है, और c की वैल्यू कितनी है 7 है। ये वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रख दो। तो अल्फा प्लस में बीटा कितना होना चाहिए? माइनस, यहाँ पे रखेंगे b और यहाँ पे रखेंगे a। अल्फा गुणा बीटा कितना होना चाहिए? यहाँ पे रखेंगे c और यहाँ पे रखेंगे a। बताओ b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5 है, a की वैल्यू कितनी है? 2 है, c की वैल्यू कितनी है? 7 है, और a की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 5/2, और यहाँ पे कितना हो गया? 7/2। तो दोनों शून्यकों को जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 5/2, और दोनों शून्यकों को जब गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 7/2 आना चाहिए, ठीक है। ऐसा है ये, ठीक। तो ऐसे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप कर लोगे ऐसे। और एक से क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे आपको 2 शून्य दे देगा, ठीक है ना। जैसे 2 शून्य दे दिया, मान लो एक शून्य दे दिया 3, और एक दूसरा शून्य दे दिया मान लो 2 दे दिया, तो एक को आप अल्फा मान लोगे, दूसरे को क्या मान लोगे? बीटा। ऐसे बोलते कि इससे द्विघात समीकरण, ऐसे बोलते इससे वापस से द्विघात समीकरण निकालो। तो वो समीकरण निकालना बहुत ईजी है, कैसे निकालेंगे? तो वो समीकरण निकालने का सूत्र जो होता है x² माइनस में, यहाँ पे लिखेंगे दोनों को जोड़ के, यानी अल्फा प्लस में बीटा लिखेंगे x, और यहाँ पे लिखेंगे दोनों को गुणा करके अल्फा गुणा बीटा, बराबर में क्या लिख दे? बराबर 0 नहीं लिखना है। ये क्या हो जाएगा अपने पास में? द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। जब समीकरण पूछे तो बराबर में 0 रखना है, अदरवाइज बराबर में 0 नहीं रखना है। तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ेंगे। तो अल्फा की वैल्यू 3 है, उसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? माइनस का 2। तो 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1 हो गया। दोनों को गुणा करेंगे, तो 3 को गुणा करना है, किससे गुणा करना है? -2 से। तो कितना आ गया? माइनस का 6। तो जहाँ अल्फा प्लस बीटा है वहाँ तो 1 लिखेंगे, अल्फा गुणा बीटा है वहाँ पे माइनस का 6 लिखेंगे। लिख दो इसमें x² माइनस में, यहाँ पे लिखना है दोनों को जोड़ के, और यहाँ लिखना है दोनों को गुणा करके। दोनों को जोड़ने पर अपने पास में 1 आया है, दोनों को गुणा करने पर माइनस का 6 आया है, ठीक है ना। ये अपने पास में बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद की वैल्यू क्या आई बताओ? x², यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? माइनस का x, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस का 6, बराबर में क्या हो जाए? बराबर 0 नहीं रखना है। ये जो है अपने पास में द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपके पास में आएगा। उम्मीद है कि जो है आप इस बात को समझ गए होंगे। अब अपना जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपने पास में है 2 चरों के रेखिक समीकरण, ठीक है ना। थर्ड वाला चैप्टर जो है वो अपने पास में कौन सा है बताओ? 2 चरों के रेखिक समीकरण। 2 चरों के रेखिक समीकरण है, ये जो है बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें जो है वो 2 तरह की चीज़ें होंगी। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपको सीधे सीधे सोल्व करने हैं, ठीक है। इसमें जो आपको 3 टाइप के क्वेश्चन जो है वो याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन ऐसे आएगा, 2 आपको कोई भी समीकरण दे रखे होंगे, ठीक है ना। जैसे ऐसे दे रखे होंगे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0। दूसरा समीकरण मान लेते हैं a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ से जो है उसकी 3 कंडीशन बनती है ना। अब आगे इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं अभी आपको जो है वो एक क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा कि है ना 2 समीकरण दे रखे होंगे, यहाँ पे आपको कोई एक दे देगा कि जैसे k की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर ये दोनों जो है, ये जो है वो याद रखना, एक समीकरण है ना, ये रेखिक समीकरण, ये एक रेखा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अगर 2 रेखाएं जो है वो किस किस टाइप से हो सकती है, या तो वो दोनों रेखाएं जो है वो काटेगी एक दूसरे को, या फिर वो दोनों रेखाएं जो है वो एक दूसरे पे क्या होगी, ऐसे जो है वो समांतर निकलेगी, ठीक है। एक दूसरे को काटेगी नहीं बट समांतर निकल जाएगी। या फिर वो दूसरी रेखा, एक रेखा जो है वो दूसरी रेखाओं पे क्या होगी, एक रेखा दूसरी रेखा पे अध्यारोपित होगी, है ना। तो ये 3 कंडीशन बन सकती है। बताओ अगर वो प्रतिच्छेद करेगी तो जहाँ वो प्रतिच्छेद कर रही है ना वही बिंदु जो है उसका क्या हो जाएगा, या ये 2 रेखाएं हैं ये जहाँ पे कट करेगी एक दूसरे को, ठीक है ना, वो बिंदु होता है उसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। वो बिंदु क्या होता है उसका हल होता है। तो वो प्रतिच्छेद कब करेगी, जब a1/a2 ये बराबर नहीं होगा, किसके बराबर नहीं होगा, b1/b2 के, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों जो है वो बराबर नहीं होनी चाहिए, तब इसका हल जो है वो क्या होगा, इसका हल जो है वो कैसा होगा बताओ, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय। मुझे बताओ ये रेखाएं कहीं पे काट रही है क्या, बिल्कुल भी नहीं काट रही है ना, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में जो है अपने पास में क्या सिचुएशन बनेगी, a1/a2 ये तो बराबर होंगे b1/b2 के, पर ये किसके बराबर नहीं होंगे, c1/c2
C2 के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। और इसमें याद रखो आप, बताओ ये रेखा जो है वो दूसरी वाली रेखा पे अध्यारोपित हो रही है, तो पहली वाली रेखा को दूसरी वाली रेखा बहुत सारे पॉइंट पे कट करके जा रही है ना। अगर मान लो एक रेखा पे दूसरी रेखा है, हम जैसे ये रेखा में बना रहा हूँ है ना, ऐसे इसी के ऊपर दूसरी रेखा बना रहा हूँ, तो वो देखो इसके हर एक बिंदु को जो है वो कट करके जा रही है ना ऐसे, ठीक है। तो बताओ इस रेखा जो है वो अब ये दिख नहीं रही है, दो रेखाएं हैं यहाँ पे, एक रेखा नहीं है, एक दूसरे के ऊपर दूसरी रेखा है, ठीक है ना, एक रेखा पे दूसरी रेखा है ऐसे, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो हमारे पास में कैसे हल होंगे बताओ, अनंत हल होंगे। इस कंडीशन में कैसे हल होंगे, अनंत हल। तो ये कंडीशन कब बनेगी, ये बनेगी कब बनेगी बताओ, A1/A2 ये बराबर होगा B1/B2 के, और ये बराबर किसके होगा, C1/C2 के। तो तीनों बराबर हो तब तो क्या हो जाएगा, कैसी रेखाएं हो जाएगी, वो अध्यारोपित रेखाएं हो जाएगी, ठीक है ना, अध्यारोपित रेखाएं हो जाएगी, ठीक है ना, एक दूसरे पे आरोपित रेखाएं होगी। अगर जो है वो ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी हल किस कंडीशन में नहीं आएगा, वो आएगा समांतर रेखाओं में। इन रेखाओं को क्या बोलेंगे बताओ, समांतर रेखाएं। और ये रेखाएं जो है, ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी। चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 2x प्लस में 3y माइनस में 6 बराबर में 0 और 3x प्लस में लैम्डा y प्लस में 7 बराबर में 0। अब इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि इसका जो है वो अपने पास में अद्वितीय हल है। कैसा है, इसमें तीनों में से एक कंडीशन दे देगा आपको, है ना। या तो बोल सकता है इसके जो है वो अनंत हल है, ठीक है, या बोल सकता है इसका कोई भी हल नहीं है, या बोल सकता है इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होगा, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। कोई हल कब नहीं होगा, जब रेखाएं काटेगी नहीं, समांतर होगी। और इसके अनंत हल कब होंगे, जब दोनों रेखाएं जो है वो कैसी होगी, अध्यारोपित रेखाएं होंगी, एक रेखा पे दूसरी रेखा होगी, ठीक है। तो इसके ऐसे बोलेगा कि भाई जो है अपने पास में इसका जो है वो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है इसमें, ऐसे बोल देगा। तो आपको जो है वो लैम्डा की वैल्यू बताओ कि इस समीकरण निकाय का जो है वो कोई हल नहीं है। तो आप जो है वो पहले वाले को जो है वो किससे कंपेयर करोगे, पहले वाले को कंपेयर करोगे A1x B1y प्लस में C1 बराबर में 0। तो इसके नीचे लिखो इसको 2x प्लस में 3y और माइनस में 6 बराबर में 0। सेकेंड वाले लिखो यहाँ पे A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर में 0। यहाँ पे सेकेंड वाली लिखो 3x प्लस में लैम्डा y प्लस में कितना है 7 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ से देख के बताओ A1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, B1 की वैल्यू कितनी आई 3, C1 की वैल्यू कितनी आई -6। यहाँ से बताओ A2 की वैल्यू कितनी है बताओ 3 है, B2 की वैल्यू कितनी है लैम्डा है, और C2 की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है ना। अगर इसका कोई हल नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल। और कोई हल किस सिचुएशन में नहीं आता है, जब अपने पास में A1/A2 ये बराबर होता है किसके बराबर होता है, ये B1/B2, और ये बराबर नहीं होता है C1/C2 के, ठीक है ना। तो ऐसा होना चाहिए। तो बताओ यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी है 2 है, A2 की वैल्यू कितनी है 3 है, ये बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, B1 की वैल्यू कितनी है बताओ 3 है, और B2 की वैल्यू कितनी है लैम्डा है। अब यहाँ से आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, आगे वाली सिचुएशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे वाली भी लिखेंगे अभी, ठीक है ना। ये बराबर नहीं होना चाहिए, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, C1 की वैल्यू कितनी है बताओ -6 है, और ये इसकी C2 की वैल्यू कितनी है 7 है। तो यहाँ से पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व किया इससे तो 2 लैम्डा बराबर में 3 को 3 से गुणा किया तो 9 हो गया, तो लैम्डा बराबर में कितना हो गया बताओ 9/2 हो गया, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई मुझे बताओ, लैम्डा की वैल्यू आई 9/2 आ गई, ठीक है ना। और यहाँ से सोल्व करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो -6 लैम्डा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 21 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू, और ये नॉट इक्वल है, तो लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल होनी चाहिए 21/-6 की, यानी लैम्डा की वैल्यू ये नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में लैम्डा की वैल्यू कितनी आई बताओ 9/2 आ गई, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे जो है वो आपको यहाँ पे जी ये जो लाइन आई ना ये देखना है आपको, फिर आपको जो है ये तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन लगेगी तो वो कंडीशन आपको लगा देनी है, ठीक है। सेकंड इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको कोई भी एक वर्डिंग में प्रॉब्लम दे रखी होगी, है ना। जैसे हमने जो है वो क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व किए होंगे, ठीक है। इसमें जैसे कोई 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि कोई 2 अंकों की संख्या है तो वो 2 अंकों की संख्या आप XY मान लोगे, ठीक है ना। जैसे कोई 2 अंकों की संख्या अगर 53 है, मान लो 5 और 3 है, ठीक है ना। तो जो इकाई का अंक है उसको आप 1 से गुणा करो, जो दहाई पे है उसको किससे गुणा करो आप 10 से। अगर यहाँ पे ऐसे होता है 453, तो बताओ जो सैकड़ा पे है उसको किससे गुणा करते हैं 100 से। तो मुझे बताओ ये कितना बनता है 400, ये कितना बनता है 50, और ये कितना बनता है 3। तो 400, 50 और 3, ये दोनों को अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 453 आ जाएगा, है ना। तो कोई भी अगर कितने भी अंक की संख्या है तो जिस स्थान पे वो है उस स्थान से गुणा, इकाई पे अंक है तो उसको 1 से गुणा कराएंगे, दहाई पे अंक है उसको 10 से, सैकड़ा पे अंक है उसको किससे गुणा कराएंगे 100 से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो
अब हम जो है वो पहले ये सीख लेते हैं कि अगर अपने पास में दो समीकरण आए तो उनको जो है वो सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो उनको सोल्व करने के लिए अपने पास में जो है वो यहाँ पे दो तीन नहीं चार मेथड है ना। सबसे पहला मेथड जो है वो अपने पास में विलोपन विधि है, ठीक है ना, जिसका क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत चांसेस है कि यही आए। सेकंड जो है वो आपके पास में है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। और थर्ड जो है वो आपके पास में है मैट्रिक्स विधि, जो हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं, जिसको वज्र गुणा विधि भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो मैट्रिक्स मेथड है और ये हम काम में नहीं लेते। चौथी विधि जो है वो है ग्राफीय विधि, ठीक है ना। तो कभी कभी जो है वो क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछ लिया जाता है ग्राफीय विधि का, हालांकि फाइनल एग्जाम्स में आने के इसके चांसेस कम है। सबसे ज़्यादा चांसेस जो है वो विलोपन विधि के हैं, तो हम जो है अभी यही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बाकी की ये तीन विधियाँ जो है वो आगे जो है हम जब रिवाइज करेंगे तो बाकी की ये सब मेथड भी पढ़ेंगे क्या होते हैं। इसका क्वेश्चन तो है आपके बुक के अंदर है, बट वो जो है वो फाइनल में आने के चांसेस उसके कम है, ठीक है। तो विलोपन विधि से आएगा। अब देखो जैसे ऐसे लिख दिया 2x प्लस में 3y इक्वल टू माइनस का 7, 5x प्लस में 4y इक्वल टू माइनस का 2 दे दिया ऐसे, है ना। अब आपको क्या करना है, विलोपन विधि से अगर इसको सोल्व करना है तो जिस भी आप चर को जो है वो गायब करना, विलोपन का मतलब क्या होता है, गायब विलोप करना, है ना, उसको हटाना उस समीकरण से। तो जिस भी चर को आप विलोप करना चाहते हैं उस चर के उस चर के जो गुणांक हैं उनको देखिए। जैसे x के गुणा में यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ x के गुणा में कितना है 5 है, तो आप उल्टा गुणा करा दो। जैसे ऊपर वाली समीकरण जो है उसको तो किससे गुणा करा दो 5 से, और नीचे वाली समीकरण है उसको किससे गुणा करा दो 2 को। तो 2 तो इससे गुणा होगा और 5 जो है वो किससे गुणा होगा ऊपर वाली से। तो पहले 5 को ऊपर वाली से गुणा कराएंगे, है ना। इस पूरी समीकरण को किससे गुणा कराएंगे 5 से। तो बताओ यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 15y हो जाएगा, और यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा। फिर ये 2 जो है वो नीचे वाले से गुणा होगा, तो 2 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो गया बताओ 10x, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 8y, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो है वो यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। कैंसिल कब होंगे, जब एक प्लस का एक माइनस का, तो ये माइनस और ये कैसा हो जाएगा बताओ प्लस हो जाएगा। तो बताओ इससे ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस का 15y है और प्लस का ये 8y है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 23y, माइनस का 35 है और प्लस का कितना है 8 है, तो बताओ कितना बचेगा 27 बचेगा। किसका बचेगा माइनस का, तो माइनस का 27 बच गया। तो बताओ यहाँ से y की वैल्यू जो है अपने पास में माइनस का 27 बट्टे कितनी आ गई 23 आ गई। उम्मीद है ये कैसे आया, ये समझ में आया होगा। अब यहाँ से जो है वो करने के दो तरीके हैं, या तो आप ये y की वैल्यू उठा के इन दोनों इक्वेशन में से रख दो, ठीक है ना। पर दूसरा तरीका जो वो बहुत इजी है, जैसे ऐसे जो हमने x के साथ किया ना वैसा का वैसा जो है अपने को y के साथ में y को विलोपित करना है। तो नीचे वाली को तो किससे गुणा करेंगे 3 से, और ऊपर वाली समीकरण को किससे गुणा कर देंगे 4 से। तो नीचे वाली समीकरण को 3 से गुणा करो, तो इसको 3 से गुणा करना है, तो 3 से गुणा करेंगे तो 15x, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 12y, इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6, और ऊपर वाली जो समीकरण है इसको किससे गुणा करेंगे 4 से, तो ऊपर वाली को 4 से गुणा करो पूरी को, तो कितना हो जाएगा 8x, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 12y, इसको 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 28। अब मैंने 4 से गुणा करने को बोला, तो ऐसे नहीं कि आपने इसको तो कर दिया इन दोनों को कर दिया और इसको छोड़ दिया ऐसे ही, तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा ना। गुणा करना है तो पूरी समीकरण को गुणा करना है। अब जो है देखो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी माइनस होगा और ये कैसा हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बताओ इससे ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7x बच जाएगा। किसका बचेगा प्लस का नंबर बड़ा है, बराबर में 28 में से जो है वो 6 माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का 6 प्लस का 28 है तो माइनस होंगे। 28 में से 6 गए तो कितने बचे बताओ 22 बचे, प्लस का या माइनस के प्लस के बचेंगे, क्यों प्लस का नंबर बड़ा है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 22 बटे कितनी आ गई 7 आ गई, तो x की वैल्यू 22 बटे 7 होगी, y की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 27/23 होंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब इसी का जो है वो अपने पास में वर्डिंग में जो है हमने बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व की है, तो आप उनको जो है वो प्रैक्टिस करना, और ऐसा क्वेश्चन जो है वो 3rd चैप्टर में से बनेगा। 4th जो चैप्टर है अपने पास में, 4th चैप्टर कौन सा है, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और 4th चैप्टर कौन सा है अपने पास में, 4th चैप्टर है अपने पास में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में से आपके पास में सीधा सीधा एक ही क्वेश्चन आएगा, है ना, या फिर छोटे क्वेश्चन में से आ सकता है ऐसे। द्विघात समीकरण जो होती है वो इस रूप में होती है ax² प्लस में bx प्लस में c, और बराबर में क्या रख देंगे 0। समीकरण तभी बनेगा जब बराबर में उसके कुछ लिखा होगा, ठीक है ना। समीकरण का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन कब बनती है, जब हम इसके इक्वल में कुछ पुट करते हैं, ठीक है ना। किसी भी एक्सप्रेशन के इक्वल में कुछ पुट करते ही वो क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा, जैसे लास्ट के जो क्वेश्चन है ना आपको देखे हैं, जैसे 4.2 के अंदर लास्ट वाले के अंदर जो नीचे के 3 क्वेश्चन लगा रखे हैं इंपॉर्टेंट, है ना, वो जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप याद करना, ठीक है। इनमें क्वेश्चन हमेशा ऐसे आएगा, या तो इसमें ऐसे दे रखा होगा 2 संख्याओं का वर्ग है, या फिर दोनों संख्याओं का गुणा है, ठीक है ना। इसमें गुणा भाग वर्ग ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आ रखा है उसी का एक क्वेश्चन है, जैसे 2 संख्याओं का वर्ग जो है, दो क्रमागत संख्या है, ठीक है ना, 2 क्रमागत संख्या है, और उनका जो है 2 क्रमागत संख्या है जिनके वर्गों का योग
वर्गों का योग, ये कितना दे रखा है आपको 365 दे रखा है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब क्रमागत का मतलब क्या आ गया, अगर आप एक एक्स मानते हो तो इसके अगले वाला जो है, जैसे दो संख्याएं क्रमागत है, जैसे 2 और 3 है, तो इनमें कितने का डिफरेंस है, 1 का। यानी आप पहले वाली संख्या में 1 जोड़ोगे तो अगली वाली क्रमागत संख्या आ जाएगी। जैसे 3 के क्रमागत आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसमें से घटाओगे तो भी क्या आ जाएगी, क्रमागत संख्या आएंगी। यानी आप कोई भी एक पूर्णांक है उसमें या तो 1 जोड़ो या फिर 1 घटाओ, तो 2 क्रमागत संख्याएं आ सकती है। जैसे मैं पूछूं 8 के क्रमागत कौन कौन है, तो आप 8 में 1 जोड़ दो या फिर 8 में से 1 घटा दो, तो दोनों क्रमागत आ जाएंगी। समझ आ गया, घटाओगे तो उससे छोटा होगा पूर्णांक, और अगर प्लस करोगे तो उससे बड़ा पूर्णांक होगा। तो अगर मैं एक पूर्णांक x मानता हूँ तो अगले वाला पूर्णांक मुझे बताओ x + 1 हो जाएगा क्या, है ना। तो बताओ ये कैसा होगा, ये तो छोटा होगा और ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा। आप ऐसे जरूरी नहीं है, अगर एक x माना तो मैं पीछे वाला निकालना चाहूँ तो x माइनस क्या हो जाएगा 1। इस बार ये छोटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक पूर्णांक को मैं मान लेता हूँ, माना कि पहला पूर्णांक जो है वो x है, तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा क्रमागत बोला है ना यहाँ पे, क्रमागत का मतलब क्या हो गया, एक ऐड करना है या फिर एक माइनस भी कर सकते हो। अब क्या दे रखा है, दूसरा वर्गों का योग है ना, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, x², इसका वर्ग करेंगे तो x + 1 इसका स्क्वायर, दोनों का योग कितना दे रखा है, 365 दे रखा है। आगे जो है अपने को इस क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करना है। सोल्व करना बहुत ईजी है। ये कितना हो गया, x², यहाँ से a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a² प्लस में b² प्लस में 2ab करेंगे तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू 365 हो जाएगा। x² और x² गुणा ऐड होकर 2x², यहाँ पे कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 365 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे ये देखो 2x² प्लस में 2x और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 364, बराबर में कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ से देखो ये 2 से पूरा कैंसिल हो रहा है, तो x² प्लस में x और माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 182 हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो ना, ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको गुणा करने पर, देखो यहाँ से इसको किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, है ना। ऐसे ऐसे कंपेयर करके इसको जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर ये आपको नहीं आ रहा है ना, पहले इससे कंपेयर कर लेंगे, तो बताओ a बराबर में कितना आ गया, 1, b बराबर में कितना आ गया, 1 और c बराबर में कितना आ गया, माइनस का 182 आ गया। हमने जो है वो इसमें सीखा है, क्या सीखा है बताओ, हमने इसमें सीखा है पहले डी निकालना, है ना। डी निकालना, डी को क्या बोलते हैं, विविध कर, तो ये हो जाएगा b² माइनस से 4ac। अब यहाँ पे b का स्क्वायर माइनस में 4a और c हो जाएगा। बताओ यहाँ से देख के बताओ, b की वैल्यू क्या 1 है, बिल्कुल 1 है, तो b की जगह कितना लिखेंगे हम, b की जगह कितना लिखेंगे 1, a की जगह कितना है 1 है, c की जगह कितना है माइनस का 182 है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब आगे बताओ यहाँ से क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको 4 से गुणा करो, तो 4 से गुणा करना है, किसको गुणा करना है, 182 को गुणा करना है, तो ये हो गया 1 प्लस में यहाँ 4 दूनी 8, 18 4 72, 728, 728 में 1 जोड़ेंगे तो 729 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ डी की वैल्यू कितनी आ गई, 729 आ गई। अब अपने को पता है द्विघात समीकरण में जो है वो मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में ट्वाइस ऑफ a होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का b प्लस माइनस, इसकी वैल्यू हमने अभी भी निकाली है, b² माइनस 4ac कितना आएगा, 729 अपॉन में 2 इंटू यहाँ पे a की वैल्यू। बताओ b की वैल्यू कितनी है, पीछे देख के बताओ, देखते हैं b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, लिख देंगे यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू भी 1 है, तो ये हो गया माइनस का 1 प्लस माइनस 729 जो है वो किसका स्क्वायर होता है बताओ, 27 का, किसका स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है। अपॉन में कितना हो जाएगा 2a का मतलब 2 को 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास में सोल्यूशन। अब एक बार प्लस ले लेंगे साइन, एक बार माइनस ले लेंगे, तो x बराबर में कितना आ गया, -1 प्लस में 27 बटे 2 माइनस, और एक बार क्या हो जाएगा -1 माइनस 27 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x बराबर में कितना आ गया -27, एक कितना हो गया 26, 26 बटे 2 यानी कितना हो गया 13 हो गया। यहाँ से x बराबर में कितना होगा माइनस का 28 बटे में कितना हो जाएगा 2, माइनस का 28 बटे 2 यानी कितना हो गया 14, ठीक है। अब बताओ वो पूर्णांक हमने क्या क्या माने थे, एक तो x और एक क्या माना था x + 1, तो x की वैल्यू 13 है, तो x + 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, ठीक है। तो इन दोनों का वर्गों का अंतर कितना होगा, इन दोनों का वर्गों का योग जो है वो कितना होगा 365। अब बताओ ये पूर्णांक है ना, बिल्कुल पूर्णांक है। x बराबर में कितना है -14 है, तो यहाँ पे x और x प्लस में क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे -14 है और माइनस के 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ -13। तो वो दो पूर्णांक कौन कौन से आ गए, -14 और माइनस। अब आप बोलोगे ये पूर्णांक है ना, नेगेटिव वाले पूर्णांक ही होते हैं, ठीक है। अगर वो पूर्णांक की जगह पूर्णांक ना कह के और वो ये कहता कि है ना दो मेरे पास में जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी दो प्राकृत संख्याएं हैं, तो प्राकृत संख्या है ना, तब हमारा जो है ये आंसर हम नहीं लेते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, ठीक है ना। और ये आपके ये जो है वो क्वेश्चन फाइनल में आने के बहुत चांसेस है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके द्विघात समीकरण से बनेगा, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है।
ठीक है। और इसमें किस टाइप के से क्वेश्चन बन सकता है, सेकंड टाइप से इसमें छोटा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपको ऐसे दे दें कि 2x² माइनस में kx प्लस में 3, है ना, ये एक द्विघात समीकरण है, इसके दोनों मूल जो है वो बराबर हैं। तो बताइए आप जो है इसमें k की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हमेशा याद रखना ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। इसके अपने पास में 3 चांसेस बनते हैं, ठीक है ना। 3 चांसेस कौन कौन से बनते हैं, या तो इसके दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, या फिर इसके दोनों मूल जो है वो क्या होंगे, दोनों मूल कैसे कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, या फिर जो है इसके दोनों मूल जो है वो कैसे होंगे, दोनों मूल जो है वो काल्पनिक होंगे। 3 कंडीशन यहाँ पे अपने पास में बनती है, काल्पनिक होंगे। ये वाला जो है वो अपने सिलेबस में है नहीं, ये कब आएगा ये भी मैं बताऊंगा। इसको निकालने से पहले आपको डी निकालना पड़ेगा। डी की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। अब ये b² माइनस 4ac, अगर b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तब तो दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 ना आके 0 से बड़ी आ जाए, 0 से बड़ी कुछ भी 0 पॉइंट समथिंग 1 2, है ना, ऐसे अगर 0 से बड़ी आ जाए तब दोनों मूल कैसे होंगे, अलग अलग। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी यानी नेगेटिव वैल्यू आ जाए, है ना, नेगेटिव वैल्यू आ जाए तब क्या होगी बताओ, दोनों मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है ना। ये कंडीशन जो है वो अपने सिलेबस में है नहीं, तो इसका क्वेश्चन पूछने का चांस ही नहीं बनता। क्वेश्चन इन दोनों से आएगा, ठीक है ना। या तो ऐसे बोलेगा दोनों मूल अलग अलग है, अलग अलग है तो तुम 0 से बड़ा कर देना, और अगर दोनों मूल बराबर है तो तुम बराबर 0 कर देना। चलो ये क्वेश्चन करते हैं ना। मुझे बताओ यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का k है, c की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे बताओ, d कितना होगा, b² माइनस 4ac, ठीक है ना। और इसको जो है निकाल लेते हैं, डी की वैल्यू, b² की वैल्यू b की जगह कितना लिखेंगे, k² माइनस में 4, a की जगह 2 है, c की जगह 3 है, तो ये हो जाएगा k² माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि क्या दे रखा है, चूंकि दोनों मूल क्या है, वेरी गुड, दोनों मूल कैसे हैं, बराबर हैं। अगर दोनों मूल बराबर हैं तो b² माइनस 4ac, दोनों मूल बराबर कब होंगे, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होती है, 0। b² माइनस 4ac कितना आया, k² माइनस 24 बराबर में 0। ये आपको सोल्व करना अभी भी सिखाया है हमने, ठीक है ना। तो k² माइनस में इसको लिखेंगे √24, इसका स्क्वायर बराबर में 0। तो ये हो जाएगा k प्लस में √24, k माइनस √24 बराबर में 0। तो एक बार ये 0, एक बार ये 0, तो क्या रखेंगे, k प्लस में √24 बराबर 0, और यहाँ लिखेंगे k माइनस √24, k माइनस √24 बराबर में 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का √24 उधर जाएगा तो यहाँ से k की वैल्यू माइनस का √24 आएगी, ठीक है ना, ऐसे वैल्यू आ जाती। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आया होगा, और 100% चांस है कि आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछेगा किस में, ये क्वेश्चन आएगा एबेसिडे में, ठीक है ना। जैसे ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आएगा कि इसके दोनों मूल बराबर हैं तो k की वैल्यू बताओगे, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा 100%, ठीक है। तो आप याद करके चला जाना। इसमें से 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो कौन कौन से, एक तो है आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि द्विघात समीकरण दे देगा, उसको सोल्व करना है, या फिर जो है वर्डिंग वाली प्रॉब्लम, वर्डिंग वाली प्रॉब्लम हमने जो है वो की है ना, क्लास में सोल्व की होगी, आप उनके 1-2 क्वेश्चन करना, तो उससे जो है आपको समझ आ जाएगा। अगला जो चैप्टर है अपने पास में वो है समांतर श्रेणी। कौन सा चैप्टर है अगला, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। इसमें से जो है वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसमें से सबसे पहले आपको कोई भी एक समांतर श्रेणी दे रखी होगी, ठीक है, और जैसे ऐसे दे रखा होगा -3, है ना, -8, -13, -18, ऐसे करके एक है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इनमें जो डिफरेंस चल रहा है वो सबका बराबर चल रहा है ना। देखो जैसे -3 है, यहाँ पे कितना है, -8 है, फिर कितना है, -13। बताओ ये बढ़ते जा रहे हैं पर नेगेटिव में बढ़ते जा रहे हैं, कितने कितने बढ़ता जा रहा है, 5-5 बढ़ता जा रहा है पर नेगेटिव में। तो बताओ इसका जो है वो सबसे पहला जो टर्म होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको ए से दिखाते हैं। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है, डी, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। डी का मतलब होता है सार्वय अंतर, कितने कितने का अंतर चल रहा है इन सब में, 5-5 का चल रहा है पर नेगेटिव चल रहा है ना, यानी ये क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है पर नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो डी की निकालने के लिए आप कोई भी 2 पद पकड़ो और उनको आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दो। जैसे देखो मैंने ये 2 पद लिया मान लो, है ना, तो -13 है, इसमें से आप माइनस कर दो -8, तो ये हो गया -13, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8। तो बताओ कितना बचेगा, -5। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5। अब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताओ इसका जो है वो 16वां पद बताओ, है ना, इसका 18वां पद बताऊँ, इसके 24 पदों का योग बताऊँ, ठीक है ना। तो ये ज्ञात करने के लिए आपको जो है वो 3 सूत्र याद रखने हैं ना। अगर आपको पूछें कि इतना पद बताऊँ तो उसके लिए सूत्र याद लेना है आपको, nवां पद है ना, तो nवां पद होता है a + n-1 गुणा d, ठीक है ना। a की वैल्यू आई जाएगी आपको यहाँ से, a की वैल्यू, d की वैल्यू भी आ जाएगी, n की वैल्यू यानी आपको कौन सा पद पूछना चाह रहा है, 16वां, 18वां, 24वां, ऐसे है ना। दूसरा आपको याद रखना है SN का मतलब योग, n पदों का योग याद करने के लिए सूत्र होता है n/2 2a + n-1 गुणा d,
यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, यहाँ पे भी 3 ही चीज़ें हैं। एक तो ए है, एक एन है और एक क्या है, डी है। यहाँ से पता चल जाएगा, ए एन का मतलब आपको यहाँ से पता चल जाएगा और डी का मतलब जो है इस समांतर श्रेणी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो अपने पास में आएंगे। या फिर इसका दूसरा सूत्र होता है, अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो इसका सूत्र ये होता है ना, यहाँ प्रथम पद प्लस में लास्ट पद और यहाँ पे n/2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी। तो आपको ये 3 फॉर्मूले जो है वो याद रखने हैं। 3 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला जो है वो एग्जाम में लगेगा ये आपको जो है खुद से पता करना होगा, क्वेश्चन देख के पता हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में, अगला चैप्टर जो है वो निर्देशांक ज्यामिति है। समांतर श्रेणी में से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे। ऐसे दे देगा कि मान लो 17वां पद ये है और इसका 8वां पद ये है, तो बताओ इसका 16वां पद कौन सा होगा। ठीक है ना, 16वां पद कितना होगा। जैसे 17वां पद दे दिया आपको, मान लो 49 दे दिया 8वां पद जो है वो मान लो आपको 20 दे दिया, 20 दे दिया है ना, और पूछ लिया कि बताओ और जो है इसका 29 नंबर पे पद जो आएगा वो कौन सा होगा। तो A17 दे दिया, तो बताओ क्या लिखोगे। आगे जो हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं इसमें से जो है वो 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए 2 टाइप की एक्सेस होती है। इस एक्सेस को वाई एक्सेस बोलते हैं। ये एक्सेस कौन सी है, एक्स एक्सेस है। ठीक है, ये वाई एक्सेस है। ऊपर चलता है वाई में पॉजिटिव और इधर चलता है एक्स में पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं एक्स पॉजिटिव और ये वाई पॉजिटिव। ये एक्स डेस यानी नेगेटिव और ये वाई डेस यानी वाई नेगेटिव चलता है। ठीक है ना, ये जो होता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है ना, पहला निर्देशांक जो होता है वो जो है वो एक्स निर्देशांक एक्स को प्रदर्शित करेगा। दूसरा निर्देशांक जो होगा वो वाई एक्स पे होगा। ठीक है ना, जैसे कोई जो है वो 2 और 3 मान लो एक निर्देशांक दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये पहला निर्देशांक ये एक्स का है, दूसरा निर्देशांक किसका है, वाई का है। ठीक है, तो एक्स और वाई हो गए। अब यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन या तो ये आ सकता है, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है ना, ये जो है वो 2 एक्सिस जो है वो इस पूरे प्लेन को कितने भागों में बांटती है, 4 भागों में, जिनको चतुर्थांश बोलते हैं। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। ठीक है ना, दूसरे चतुर्थांश में एक्स तो नेगेटिव और वाई कैसा, पॉजिटिव। तीसरे चतुर्थांश में वाई नेगेटिव और एक्स कैसा, नेगेटिव। चौथे चतुर्थांश में एक्स पॉजिटिव और वाई कैसा होगा, नेगेटिव। नीचे जो है नेगेटिव हो। ठीक है ना, तो इस वाले चतुर्थांश में। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाते हैं। अब देखो ऐसा पूछा जाता है, जैसे मान लो 7 और 8 दे दिया। ठीक है ना, ऐसा पूछा जाएगा बताओ इसकी भुज, या फिर ऐसे पूछ लेंगे इसकी कोटि क्या है। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखना आप, पहले भुज आता है फिर क्या आता है, कोटि आती है। ठीक है ना, तो पहला जो भी निर्देशांक होगा वो एक्स निर्देशांक होगा, दूसरा निर्देशांक कौन सा होगा, वाई। तो वाई वाले को क्या बोलते हैं, कोटि। एक्स वाले को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ भुज कितना हो जाएगा, -7 और कोटि कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है ऐसे। सेकंड क्वेश्चन 1 नंबर का क्या आ सकता है, आपको कोई भी एक निर्देशांक ऐसे दे देगा, मान लो 3,8 ये बिंदु है। अब यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो पूछेगा आपको एक्स एक्स से दूरी, एक्स एक्स से दूरी पूछे तो कौन सा निर्देशांक होगा, वाई निर्देशांक होगा। बताओ इसका वाई निर्देशांक कितना है। बस यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको पूछे ना दूरी, तो दूरी में जो है वो आपको नेगेटिव साइन नहीं लेना है। जैसे यहाँ मान लो -8 दे रखा हो और यहाँ पे -3 दे रखा हो। अब आपसे पूछे बताओ एक्स एक्स से दूरी, तो इसका वाई निर्देशांक जो भी है ना आप उसको पॉजिटिव में लिख दो। अगर पॉजिटिव में ऑलरेडी है तब तो ऐसा कैसा, नहीं है तो उनको, जैसे यहाँ पे -8 है पर आप माइनस नहीं लिखेंगे, ओनली कितना लिखेंगे, 8। अगर ये पूछ ले इसकी वाई एक्स से दूरी, तो वाई एक्स से जो दूरी होती है वो हमेशा कौन सा निर्देशांक होती है, एक्स निर्देशांक। ऐसा क्यों होती है, ऐसा हमने जो है वो क्लास में समझा है। ठीक है, तो एक्स निर्देशांक कौन सा है इसका, 3 है ना, पर वो आपको साइन के साथ में नहीं काम में लेना है। तो जब भी साइन के साथ में काम में नहीं लेना होता है पॉजिटिव, तो उसको बोलते हैं मोड, लगा के लिख दो अपना। इसका मतलब ये जो है इसको बोलते हैं मॉड्यूलस बोलते हैं इसको। ये साइन ये क्या करता है, ये अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, 3 हो जाएगी। जैसे और लिखता हूँ मैं, मान 8,-5 लिखा मैंने। अगर इसकी पूछे बताओ एक्स एक्स से दूरी कितनी है, तो एक्स एक्स से दूरी पूछे तो वाई निर्देशांक कितना है इसका, -5 है, पर आप माइनस नहीं लगाओगे, बताओ कितनी होगी इसकी दूरी, 5 होगी। क्योंकि दूरी जो होती है वो कभी भी क्या नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे बताओ वाई एक्स से दूरी कितनी होगी इस पॉइंट की, तो वाई एक्स से दूरी जब भी पता करनी होती है तो उसका एक्स निर्देशांक कितना है इसका, 8 है। तो एक्स एक्स से दूरी कितनी है, 5, वाई एक्स से दूरी कितनी है, 8 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। और इसके अंदर बड़ा क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आता है वो देखते हैं। बड़े क्वेश्चन में अपने पास में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। ठीक है, चलो देखते हैं, 1 मिनट। इसमें आपको जो है वो दूरी निकालने का सूत्र पता होना चाहिए पहले तो। सबसे पहले दूरी निकालने का सूत्र, और उसके बाद में जो है वो आपको अनुपात में जो है कोई भी जो है वो आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन, 2 ही सूत्र हैं इसमें, और वो 2 आपको याद रखने हैं। जैसे मान लो अगर कोई 2 बिंदु दे रखे हैं, इसकी दूरी ये x1 y1 है और ये कितना है x2 y2 है। तो यहाँ से इसके बीच की दूरी निकालने का सूत्र जो है वो अपने पास में होगा, AB बराबर में होगा √x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस में
y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन देगा, देखो इसमें ज़्यादा चांसेस जो है वो एक क्वेश्चन बनने के हैं कि बड़ा क्वेश्चन जब भी बनेगा तो आपको ऐसे देगा समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है ये, तो इसमें एक कोई भी गायब कर देगा तो इसके पी के निर्देशांक बताओ, है ना, ऐसा करके क्वेश्चन देगा। हमने जो है वो क्लास में ऐसे डिस्कस भी किया है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक बिंदु है जो 2,3 और 5,-3 इससे समदूरस्थ है, यहाँ पे 4 कर लो, ठीक है ना। इससे समदूरस्थ है, समदूरस्थ होने का मतलब आप वो बिंदु क्या मान लोगे, माना वो बिंदु कौन सा है, x, y है, ठीक है, जो इससे और इन दोनों से समान दूरी पे हैं। तो इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ P, इसको मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B। तो P की जो A से दूरी है और P की जो B से दूरी है, ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। यानी P की A से दूरी PA और P की B से दूरी PB, ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। चलो दूरी निकाल लेते हैं। P की A से दूरी निकालनी है तो बताओ क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो x माइनस में कितना रखेंगे, x माइनस में 2 इसका स्क्वायर प्लस में y माइनस में 3 इसका स्क्वायर बराबर। P भी निकालना है तो x माइनस कितना हो जाएगा, 5 इसका स्क्वायर प्लस में y माइनस, अब देखो y माइनस कर रहे हैं और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में 4 इसका स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो दोनों के अंडर रूट हट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग किया तो यहाँ पे x माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 इसका स्क्वायर बराबर में x माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस में y प्लस 4 इसका स्क्वायर। x माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से इसका ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है ना। ये 4 और 9 इधर कितने हो गए, बताओ इधर क्या क्या बचा, एक तो इधर बचा 4 और 9 कितने हो गए 13, माइनस का 4x और माइनस का 6y। इधर देखो 16 और 25 कितने हो गए बताओ 41, माइनस में कितने होंगे 10x, प्लस में कितने होंगे 8y। इन सबको इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 10, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 10x, इसमें x कौन सा है माइनस का 4x, y लेके आओ, ये y इधर आएगा तो किसका होगा माइनस का, तो माइनस का 8y, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का 6y है। यहाँ पे ये 41 इधर आएगा तो माइनस का 41 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 13 ऑलरेडी है, और बराबर में इधर क्या बचेगा 0। 10x में से 4x गए तो कितने बचे 6x, माइनस का 8x और माइनस का 6x, बताओ कितने हो गए माइनस के 14x हो गए। 41 में से जो है वो 13 गए हैं तो कितने बचे बताओ 28 बच गए क्या, किसके बचेंगे 28 माइनस के 28, और बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब ये पूरा जो है वो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है तो कर दो, तो यहाँ पे 3x माइनस का 7x 7y, सॉरी यहाँ पे y बचेगा, और माइनस में कितना बचेगा 14 बराबर में 0। तो ये जो है वो x और y के बीच में क्या आ गया, अपने पास में संबंध आ गया। पहला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है अपने पास में, सेकंड क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आंतरिक विभाजन से बनेगा, है ना। आपको कोई भी दो बिंदु दे रखे होंगे ऐसे, ठीक है ना। इसका दे देगा मान लो 7,6 दे दिया, इसका -5,3 दे दिया, और इसको बोलेगा कि इसको जो समान 2 भागों में समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो आपने जो है वो इसको जो है हमने पहले डिस्कस कर रखा है, अगर समान 2 भाग है तो बीच में ऐसे करना पड़ेगा एक, ठीक है ना। समान 2 भाग है तो ये भाग और ये भाग दोनों बराबर होने चाहिए, तो इनका अनुपात कितना होगा 1:1 होगा, ठीक है ना। अगर ये बोल दें कि इनको समान 3 भागों में तो ये जो समान, इसका भाग भी 1 होना चाहिए, इसका भाग भी समान और इसका भाग भी समान होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे तो समान 3 भागों में बांटना है तो कितने निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे, 2 बिंदु होंगे समान 3 भागों में बांटने के लिए। समान 2 भागों में बांटना है तो अपने को एक ही बिंदु चाहिए, ठीक है ना। तो इसका अनुपात क्या आया 1:1 आ गया, ठीक है। अब हमने जो है वो इससे पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ इससे पहले, अगर यहाँ पे कोई बिंदु है वो m/n में इसको बांट रहा है, और ये जो है वो x1 और ये y1 है, और यहाँ पे x2 और y2 है, तो इस बिंदु के निर्देशांक अगर x और y हो तो इसका x निर्देशांक निकालने के लिए इन दोनों के x ही काम में आएंगे, ठीक है ना। तो उल्टा गुणा कराना है इसको, जैसे m जो है वो m इस अनुपात के इधर है तो इसको तो गुणा कराओ इससे, तो m तो गुणा होगा किससे x2 से, प्लस में n को गुणा कराओ इसके x1 से, तो n किससे गुणा होगा x1 से, अपॉन में यहाँ पे लिख देंगे m प्लस n। ऐसा कैसा y के साथ में, m को गुणा कराओ y2 से और n को गुणा कराओ y1 से, और अपॉन में लिख दो m प्लस n लिख दो, ठीक है ना। तो ये जो है वो अपने पास में ऐसे हो जाएगा, ये इसके निर्देशांक आ जाएंगे x और y। जैसे यहाँ पे ज्ञात करना है तो यहाँ पे जो है किस अनुपात में विभाजित करना है, जैसे ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर आपको मध्य बिंदु निकालना है तो बहुत ईजी है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, ठीक है ना। तो ये नहीं करेंगे हम, ये करेंगे, ठीक है ना।
7,6 -5,3। अगर मैं आपको पूछूं बताओ ये इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इधर इसके कितना भाग है, 1 भाग है, और इसके इधर कितने भाग हैं, 2 समान भाग हैं, तो 1:2 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इसके इधर कितने भाग हैं, 1 और 2, 2 भाग है, और इसके इधर कितना भाग है, ओनली 1 ही भाग है, तो 2:1 में हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे 1:2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो ये 1 तो गुणा होगा इन दोनों से अलग अलग, और ये 2 गुणा होगा इधर। x का निकालना है तो x वाले से गुणा हो जाएगा, y का निकालना है तो y वाले से गुणा हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये 1 किससे गुणा होगा, -5 से, तो कितना आ गया -5। ये 2 किससे गुणा होगा, 7 से, 2 7 से गुणा होगा तो कितना हो गया 14, और बटे में क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो 3, तो ये x निर्देशांक आ गया। y निकालना है तो इनके y काम में आएंगे 3 और 6, तो 1 तो गुणा होगा 3 से, कितना हो गया 3 प्लस में 6, 2 किससे गुणा होगा 6 से, 2 6 से गुणा होगा तो 12, और दोनों को जोड़ के लिख दो 3, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, ऊपर कितने बच गए, ये ऊपर कितने बचे, -5 + 14, 9/3, और यहाँ पे कितने हो गए ये 15, 15/3 हो गया। तो यहाँ पे 9 को अगर 3 से भाग दिया तो 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो बताओ पहला निर्देशांक कितना आ गया, 3,5। ऐसे ही दूसरा निर्देशांक निकालोगे आप, तो दूसरा निर्देशांक निकालना भी ईजी है। बताओ क्या होगा, तो ये 2 किससे गुणा होगा, -5 से, तो बताओ कितना हो जाएगा -10 प्लस में 1 किससे गुणा होगा 7 से, तो कितना हो जाएगा 7/2, और 3 कितना हो गया बताओ, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो ये x निर्देशांक आ जाएगा। y ज्ञात करना है तो 2 को इसके y से गुणा कराओ, कितना हो जाएगा 6, इस 1 को इसके y से गुणा कराओ, कितना हो जाएगा 6, और दोनों को जोड़ दो 3, तो यहाँ पे कितना बचेगा -3/3, और यहाँ पे 12 बट्टे कितना हो जाएगा 3, -3 में 3 का भाग दिया तो -1, और यहाँ पे कितना बचेगा बताओ 4। तो इस सेकंड वाले के निर्देशांक कितने होंगे, -1,4, और इसके निर्देशांक 3,5। तो बताओ वो 2 बिंदु कौन कौन से आ गए, ये 2 बिंदु आ गए, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो अपने पास में ऐसे बन सकता है, और थर्ड क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी जो है, कभी कभी नहीं, बहुत चांसेस है कि ये जो है वो आपके फाइनल एग्जाम्स में आ जाए ना। आपको जो है वो 4 टाइप के क्वेश्चन आ जाए, अगर उनमें से कोई भी एक नाम आ जाए ना, तो आपको बस यही एक तरीका है जो काम में लेना है। या तो आपको वो कह देगा कि बताओ वो एक वर्ग है, क्या दे देगा आपको, वर्ग के निर्देशांक दे देगा, या वो बोल देगा कि एक आयत है इसके निर्देशांक है, या वो बोल देगा कि ये एक समचतुर्भुज है, या फिर ये बोल देगा कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इनके निर्देशांक जो है वो आपको ज्ञात करने हैं, ज्ञात करने नहीं है मतलब ऐसे देगा वो, है ना, कि क्वेश्चन देखो अब ऐसे आएगा, जैसे 2,3, ठीक है, 6, P 7, -1 दे दिया, और ऐसे इधर देगा 3, 3 मान लो ऐसे 4 दे दिया, ऐसे बोल देगा ये चारों जो है, या तो बोल देगा वर्ग के निर्देशांक है, या बोल देगा आयत के निर्देशांक है, या बोल देगा कि ये जो है वो समचतुर्भुज के निर्देशांक है, या ऐसे बोल देगा ये समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक। इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए, आपको जो है वो तरीका एक ही काम में लेना है, बस डायग्राम बनाते वक्त इनका डायग्राम बना देना, वर्ग है तो वर्ग का डायग्राम, आयत है तो आयत, समचतुर्भुज जैसे यहाँ पे ये बोल देगा, ज़्यादा चांसेस है समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है, तो यहाँ पे जो P है इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आपको समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का ऐसे निर्देशांक ये बना लेना है ऐसे। अब आप कहीं से शुरू कर दो, अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो बस कंटिन्यूसली याद करना, जैसे यहाँ से शुरू कर रहा हूँ तो इधर जो है वो कंटिन्यूस, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ तो इधर कंटिन्यूस, तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। बताओ पहला कौन सा है, 2,3 है, दूसरा कौन सा है 6, P है, तीसरा कौन सा है 7, -1 है, और चौथा कौन सा है 3,4 है। अब हमेशा याद रखना इनका जो मध्य बिंदु होता है ना, जो विकर्णों का मध्य बिंदु होता है वो जो है, मतलब ये जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पे काटते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका और इसका मध्य बिंदु ये आ रहा है, और बताओ यही मध्य बिंदु इन दोनों का भी है क्या, तो बताओ यहाँ पे इसको लिख लेंगे ना, इसको क्या लिखेंगे, इसको A B C और D, ठीक है ना। तो बताओ अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो क्या लिखेंगे, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो इनके विकर्ण जो होंगे, विकर्ण मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इनके विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ से पहला विकर्ण कौन सा है, AC, तो AC का मध्य बिंदु ये बराबर होगा किसके मध्य बिंदु के, यहाँ पे दूसरा कौन सा है BD, तो BD का मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। तो AC का मध्य बिंदु निकालना बहुत ईजी है, कैसे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो यहाँ पे 2 है, इसमें किसको जोड़ेंगे 7 को, तो 2 + में 7, उसमें किसका भाग देंगे 2 का। यहाँ पे 3 है, क्या जोड़ेंगे, 3 में क्या जोड़ेंगे बताओ, -1 जोड़ेंगे, और किसका भाग देंगे 2 का, ये बराबर आना चाहिए। इसका मध्य बिंदु निकालना है तो 6 में क्या जोड़ेंगे बताओ, 3 जोड़ेंगे, और किसका भाग देंगे 2 का। P में क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, P में 4 जोड़ा, और किसका भाग देना 2 का। अपने को तो मतलब यहाँ P से निकालना है, तो P कौन सा निर्देशांक है, इसका y निर्देशांक, और इसका y निर्देशांक कौन सा है ये है, तो इन दोनों को बराबर कर लो। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा बताओ, 2 2/2 बराबर में, इधर क्या हो जाएगा P/4 बटे में 2,
2 का भाग 2 में एक बार, तो यहाँ पे क्या बचा 1/1 वज्र गुणा कराओ, तो इसको p से गुणा कराएंगे 1 से, तो p प्लस में 4 बराबर में, इसको 2 से गुणा कराएंगे 2, तो p बराबर में ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 और बराबर में कितना हो जाएगा बताओ -2, तो बताओ p की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। ऐसा एक क्वेश्चन जो है 100% आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने जो है वो आज 6 चैप्टर किए हैं। ठीक है, बाकी के चैप्टर जो है हम कल कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो तब तक के लिए जो है वो इतना पढ़ो और उम्मीद है कि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे इसी टाइप के। मैं नहीं कहता कि मैंने जो क्वेश्चन करवाएंगे वही एग्जाम में मिलेंगे, नहीं, पर तरीका जो है वो आपका सोल्व करने का यही होने वाला है। ठीक है, तो मैथ्स में ऐसा ही होता है, आप तरीका सीखो, बाकी कितने भी क्वेश्चन कैसे भी दें, है ना, तो उनको उसी तरीके से करने होते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।